हेलो एवरीवन, वेलकम टू YMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ बुलंद तरीके से आ रही होगी। देखो, इसी सीरीज़ में एचपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ हमने शुरू की थी, जिसमें अब तक 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। इस सीरीज़ में अगला जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है भाई। अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी। अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भाई? देखो, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको अटेम्प्ट करके दूंगा, मतलब इसका सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट की फॉर्म में लेना है भाई। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको छांटे हैं। मतलब एक तो मैंने सिलेबस को ध्यान में रखा है कि भाई सिलेबस क्या है एचपी पुलिस का। मैंने अपनी ओर से नहीं डाले, क्वेश्चन को टफ नहीं रखा है। मैंने बिल्कुल एग्जाम लेवल पकड़ा है कि एग्जाम लेवल किस तरह से हो सकता हूँ। टफ बनाने को तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, आपको सॉल्व करना तो दूर की बात, आपको समझ भी ना आए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, एक लेवल रखा है जो कि एचपी पुलिस पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, 15 जून। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ये 5 जून है। चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ, मॉक टेस्ट के रूप में लेना इसको। ये रहे भाई क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में। पहली स्क्रीन ये थी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। जिस लेवल के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना, बिल्कुल उसी लेवल के है। चलो शुरू करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला गया है। उस कार्ड के दिल होने की प्रायिकता क्या होगी? आपने अगर कार्ड खेले होंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा भाई। देखो, कार्ड में हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होते हैं, 4 टाइप के कलर होते हैं। कलर तो ऐसे 2 ही टाइप के होते हैं, रेड और ब्लैक। लेकिन हमारे पास हमें 4 टाइप होते हैं। एक होता है ये वाला टाइप, जिसको आप लोग बोलते हैं ईंट, मैं हिंदी में लिखूंगा। एक होता है हमारे पास हार्ट शेप, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? पान। एक हार्ट शेप और होता है ये वाला डायमंड, जिसको आप क्या बोलते हैं? हुक्म। हुक्म का इक्का सुना होगा आपने। एक और होता है जिसको इस टाइप का होता है शेप में, इसको बोलते हैं चिड़ी, है ना। यही 4 टाइप के कार्ड होते हैं हमारे पास। देखो, ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13। पान के कितने होते हैं? 13। हुक्म के कितने होते हैं? 13। और चिड़ी के भी कितने होते हैं? 13। तो कुल मिलाकर कितने हुए टोटल कार्ड? टोटल कार्ड होते हैं 52। यही बोल रहा है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है। अब इसमें से कुछ भी पूछे। अब क्या पूछ रहा है? हार्ट यानी दिल आने की प्रायिकता, ये पूछ रहा है। ये वाला दिल आने की प्रायिकता कितने? तो क्या होता है प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल पान आने की। तो उसकी प्रायिकता कितने? पान कितने आ सकते हैं? 13। आने की संभावना बटे कुल कितने? 52। या तो ये आंसर है, या फिर इसको काट भी सकता है एग्जामिनर। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4। कल के लिए पूछ सकता है हुक्म आने की प्रायिकता क्या है, चिड़ी आने की प्रायिकता कितनी है, और ईंट आने की प्रायिकता क्या है। समझ गए? कल के लिए ये भी देख लेना भाई, 52 पत्ते में से जो हमारे पास काले होते हैं ना, वो 26 कार्ड होते हैं। और लाल भी कितने होते हैं? 26 कार्ड। लाल कौन कौन से होते हैं? ईंट और पान, ये दोनों क्या होते हैं? ब्लैक। ठीक है, तो ये ताश में से ये देख लेना भाई, इतना ही कंसेप्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति किसी स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। जाने और आने में कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? एक चीज समझो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब डिस्टेंस सेम हो ना, जैसे आपका ये घर है और ये क्या है हमारे पास? स्कूल है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम हो तब आप सपोज दैट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो। आया समझ? डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि घर आपका और स्कूल आपका चेंज नहीं होगा इसके बीच की दूरी। ये नहीं कि स्कूल यहाँ निकल जाएगा अपने आप ही, कैसे निकलेगा भाई? फिक्स है। तो इनकी दूरी क्या है? फिक्स है। जब भी कभी दूरी फिक्स हो तो उसकी औसत क्या होती है? याद रखना, उसका औसत क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? 2 गुणा x गुणा y बटे x जमा y। ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक बार ही जाओगे और दूसरी बार आओगे। अगर फिर जाओगे तो 3 लिख दूंगा, फिर आओगे तो 4 लिख दूंगा। समझ गए? जितनी बार आप आओगे और जाओगे उस हिसाब से एवरेज स्पीड चेंज होती है। 2 इसलिए लिखा है। तो ये होता है औसत 4। 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको आप अगर स्पीड माने S1 और इसको S2, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं
2 इंटू S1 मल्टीप्लाई बाय S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। सीधा फॉर्मूला याद रखना है जब आपकी दूरी फिक्स हो। तो यही बोल रहा है एक व्यक्ति किसी स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। जाने और आने की कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। सिंपल है, देखो उसी स्थान के लिए ना, जिस स्थान के लिए जाता है उसी स्थान से वापस आता है, तो दूरी फिक्स है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है भाई, S1 कितनी दी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर और S2 कितनी दी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में पूछते हैं, निकालो भाई एवरेज औसत कितना आएगा। 2 इंटू S1 मल्टीप्लाई बाय S2 बटे S1 प्लस S2। वैल्यू पुट करनी है बस। 2 गुणा S1 कितना है 60, S2 कितना है 40 बटे कितना 60 प्लस 40। तो लिख लो कितना आएगा 2 गुणा 60, इसको मल्टीप्लाई मत करना, नीचे वाला देख लो 60 और 40 कितना 100, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। कर दो गुणा, कितना बचा है 2 गुणा 6 गुणा 4, 6 दूनी 12 चौके 48 किलोमीटर पर आवर। ये है उसकी स्पीड। ठीक है भाई, वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ नहीं किया है। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं, बस लिखा है स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको समझ आए। इसी का एक अलग चीज है, कभी कभी ये डिस्टेंस ही पूछ लेता, भाई इनके बीच के डिस्टेंस बता दो। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना तो हमारे को टाइम पता होना चाहिए। अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस ही आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने इसके साथ इंक्लूड किया है। ये पिछले बार एचपी पुलिस में क्वेश्चन था भाई पेपर में। ठीक है, एचपी पुलिस जो पहली बार हुआ था मार्च में, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया था। देखो वहां पे स्पीड कुछ डिफरेंस थी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्पीड डिफरेंट होगी। देखो क्या बोल रहा है, एक लड़का स्कूल जाते समय, अब देखो स्कूल जाते समय, सपोज दैट घर और स्कूल, ठीक है, स्कूल ये दूरी है, कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे। अब बीच में गर्ल्स स्कूल पड़ गया वो अलग बात है, तो फिर बॉयज़ लोग गर्ल्स को भी के भी 2-3 चक्कर लगा देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, हम लोग ये मान के नहीं चल रहे, हम लोग मान रहे हैं कि भाई घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी, बस इतना ही मान के चल रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई ये तो मेरा घर है ना, और ये मेरा स्कूल है, लेकिन बीच में एक गर्ल्स स्कूल आता है। ठीक है, तो जाता तो मैं ऐसा हूँ क्योंकि लेट होता हूँ, लेकिन आता मैं ऐसे हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये मान के चलना कि डिस्टेंस यही है बस इसके बीच का, ऐसे वाला। ठीक है, तुम जैसे मर्जी आओ, हम शॉर्टकट डिस्टेंस लेंगे। तुम ऐसे आओ, लड़की का घर इधर है, ऐसे घूम के आओ, वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन हम डिस्टेंस यही मानेंगे, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, चलो ये थोड़ा मजाक था। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, समझ गए। कुछ S1 की स्पीड से गए आप और S2 की स्पीड से गए, आपको वापिस आए आप, है ना। तो आप बोल रहे हैं कि आपको आने और जाने में समय लगता है, मान के चलो T1 टाइम लगता है। S1 की स्पीड से गए, S2 की स्पीड से वापिस आए, और कुल टाइम आपको क्या लगता है T1। देखो अगर स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में होगी तो टाइम को आपने घंटे में रखना है, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो टाइम को आपने सेकंड में रखना है, इसका ध्यान रखना है। पर सेकंड में कभी नहीं होता टाइम, हमेशा घंटों में पूछते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सीधा रखना है याद, कभी भी ऐसा आएगा फॉर्मूला और ट्रिक्स याद रख लेना सीधा क्या होता है। देखो डिस्टेंस हम सिर्फ एक बार ही मेजर करेंगे, 2 बार ही नहीं, इसलिए इसलिए को क्या लिखोगे S1 मल्टीप्लाई बाय S2, क्योंकि डिस्टेंस एक बार ही हमने डिस्टेंस पूछा, 2 बार ही नहीं करना। डिवाइड बाय कितना S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम कहाँ पे किस में होगा वो आवर में, कभी मिनट में बोलता है ना, तो मिनट को आवर में कैसे करते हैं, मिनट बटे 60, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये फॉर्मूला भाई लिख लेना कहीं कॉपी में। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर्मूला ऐसे रख रहा हूँ। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, एक लड़का स्कूल जाते समय 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और वापस आते समय उसकी गति कितनी हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। यदि उसे पूरे आने और जाने में 5 घंटे लगते हैं तो स्कूल उसकी घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये रहा घर उसका, ये रहा उसका स्कूल। अब तो आपको समझ आ गया होगा, बस अब वैल्यू पुट करनी। तो ये दूरी कितने की, जा कितने की स्पीड से रहा है 4 किलोमीटर पर आवर,
समझ गए। और आ कितने की स्पीड से रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो S1 कितनी है आपकी, समझ आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। S2 कितनी है आपकी, 6 किलोमीटर पर आवर। लिख रहा हूँ बस, अब लगा लो क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकलता कैसे, ये S1 इंटू S2 बटे कितना, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय टी, सबकी वैल्यू। और टी हमारे पास कितना दिया है, 5 आवर। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो बस पुट करो फॉर्मूले में एंड गेट द आंसर। ठीक है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। चलो S1 कितना 4, S2 कितना 6 बटे S1 प्लस S2 कितना 4 प्लस 6 इंटू टाइम कितना हमारे पास, टाइम दिया हमारे पास कितने घंटे भाई, 5 घंटे बस। तो डिस्टेंस कितना आ गया, बराबर है 6 चौके 24 बटे कितना, 6 4 10 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो कितना है भाई, 12 किलोमीटर जाता है, इतना डिस्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा ताकि आपको दोनों कंसेप्ट साथ में समझ आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई। अब ये एचपी पुलिस 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। ठीक है भाई, मान के चलो कोई संख्या है 1, इसका 20%, इसका 20% बराबर है किसके, 40% के बराबर है। कोई दूसरी संख्या है, इसके 40% के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर आपका कोई, मेरा यहाँ पे कोई इस क्लास को वो बच्चा देख रहा है जिसने मुझसे ऑफलाइन में पढ़ा है, तो उसको पूरा पता होगा कि कैसे करते थे हम लोग इसको। देखो नीचे वाले से नीचे कट गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, क्या बचा 1 गुणा पहली संख्या गुणा 1 बराबर है दूसरी संख्या गुणा 2। तो क्या होता था बोलो, इन संख्याओं का रेशियो जब भी ये बराबर होते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि पहले वाले की गर्लफ्रेंड परले साइड को थी और दूसरे वाली गर्लफ्रेंड इस साइड को होती थी। समझ गए ये कंसेप्ट, आपको याद आ रहा होगा। तो एक की वैल्यू कितनी है 2, रेशो 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2:1 आंसर है इसका। ठीक है, पहले वाली गर्लफ्रेंड पार साइड बैठी है, इस साइड की गर्लफ्रेंड यहाँ बैठी है। इस तरह से करते थे हम जब रेशो बराबर होते थे, तो 2:1। समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत 4000 है, उस पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, अंतिम कीमत क्या होगी। ठीक है, तो इसको सीधा कर लो, 4000 पहले में 10% की छूट, तो 100 में से 10 घटाया है 90/100। दूसरे में 5% की छूट, 5% की मतलब क्रमिक छूट है ना, या तो 10 + 5 - 10 गुणा 5/100 ऐसे निकाल लो, या फिर सीधा कर लो ऐसे। 10% छूट मतलब 100 में से 10 घटाया 90/100, 5% की छूट इसी को गुणा करके 10 में से 100 में से 5 घटा दो कितना 95/100। अब जितनी जीरो कटती है उस उतनी काट लो, जितनी नहीं कटती है वो किस्मत। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो और भी बची है, जीरो तो सारी खत्म होगी, बस क्या बचा 4 गुणा 9 गुणा 95। ठीक है, तो बस गुणा करो, मैं 95 9 से गुणा कर लेता हूँ पहले। 95 गुणा 9 क्या होता है, 9 9 81, 810 और 5 9 45, कितना 5 5 855, 855 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से गुणा करो, 8 चौके 3200 और 4 पंजे 20, 200 और 4 पंजे 20, तो ये आ गया 0243 3420 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। बस ये गुणा का क्वेश्चन था यहाँ तक, यहाँ के बाद ये गुणा का क्वेश्चन था, मैंने गुणा किया बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 6। क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको ये बता दूं, समचतुर्भुज का क्वेश्चन एचपी फॉरेस्ट गार्ड हो, एचपी पुलिस हो, कोई भी ये हो एग्जाम हो एचपी में जरूर पूछता है।
होता क्या है देखो, रोम्बस बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रोम्बस। होता कैसा ही, ये कुछ इस तरह से होता है, काइट टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो अगर इनके रोम्बस मिलाए, इनके डायगोनल आपस में मिला दूं ना मैं, तो ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर असम चतुर्भुज के दोनों डायगोनल को मिला दिया जाए तो कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री में। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2 गुणा डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। अगर ये D1 है और ये D2 है। कभी कभी पूछता है क्या इनके डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, कभी नहीं होते यार। ये कितना लंबा डायगोनल दिख रहा है और ये कितना छोटा डायगोनल दिख रहा है, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये आपस में कट जाए, जहाँ पे कटता है तो ये वाले डायगोनल, जहाँ पे कटता है ये वाला डायगोनल बराबर भागों में काटता है, 1:1 में। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। अब देखो दोनों डायगोनल दिए, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण देखो, D1 की वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, और D2 की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करो और गेट द आंसर। ए इक्वल टू 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 24 और D2 की वैल्यू है 10, 12 दूनी 24। तो एरिया कितना निकल गया हमारा, पारद है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये याद रखना, ये रोम्बस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, मैंने खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, लेकिन मैं हिंदी भी अच्छी है भाई, क्योंकि 10th तक हिंदी मीडियम में भी पढ़ा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ₹12,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना प्राप्त होगा। देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आता भी है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, देखो मैंने आपको पहले बताया चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना आपने, क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पे ब्याज। लेकिन ये बोल रहा है प्रिंसिपल पे तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, पर मैं ब्याज के ऊपर भी ब्याज लूंगा आपको, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट। अब देखो 2 ईयर्स का मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया था, कितना होता था, 2:1। ठीक है, सारे बताया मैंने, 2 ईयर के, 3 ईयर के, 4 ईयर के। जिन्होंने नहीं देखी है वो मॉक टेस्ट नंबर 6 देखे और 5 देखे, उनमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया चक्रवृद्धि ब्याज। उससे बाहर तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, याद रखना है। तो 2:1। देखो यहाँ पे देख लो प्रिंसिपल कितना है, लिख लो। प्रिंसिपल आपका कितना है, 12,000 रुपये। रेट आपका कितना है, 10%। टाइम कितना बोल रहा है, 2 ईयर। और 2 ईयर का हमारे पास गोल्डन रेशो कितना होता है, 2:1। बस आपको पता है। अब तब तक आपने ब्याज पे ब्याज निकालना जब तक आप रेशो बचे। तो 12% का 12,000 का 10% निकाल दो। प्रिंसिपल का आपने कितना निकाला, 10% निकाल दिया। तो 120 गुना 10, 1200। कितना आया, 1200। वो इसके नीचे लिख दो 1200। ये क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। ये देखो 10% निकाला तो इतना ब्याज आया, इस ब्याज पे फिर से ब्याज निकालो। ब्याज कितना, 10% रेट पर, तो 1200 का फिर से 10% निकालो। 2 0 से 2 0 कितना बचा, 12 गुना 10, 120। ठीक है, रेशो खत्म तो आपका ब्याज खत्म। जब तक आपका रेशो बचेगा तब तक आपने बस ब्याज पे ब्याज निकालते रहना है। आंसर इतना ही, इतना तो ये ज़बरदस्ती लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ज़रा 1200 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 2400। 120 को 1 से गुणा करो, 120। इनको जोड़ दो, 2400 प्लस 120, ठीक है, इनको जोड़ना है दोनों को। तो ये कितना आएगा, 2520। ये आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2520, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, फॉर्मूला भी मुझे पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R/100 की कितना भाई, N। नहीं लगाना है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। माइनस इसमें से P भी करना पड़ता है, वो आता हमारे पास CI कंपाउंड, ठीक है, नहीं लगाना फॉर्मूला, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। फॉर्मूला वाले की ज़रूरत पड़ेगी जब आपने प्रोफेसर बनना होगा, अभी तो फिलहाल कांस्टेबल बनना है। तो कांस्टेबल के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त कैसा होता है भाई, तो मैं वृत्त बना के देखूँ, चलो वृत्त बना के दिखाता हूँ तुम्हें। वृत्त कैसा होता है, ये वाला,
ऐसा होता है वृत्त। देखो ये वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है r सेंटीमीटर, r बराबर कितना दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या, तो क्षेत्रफल मतलब जितना ये एरिया घेरता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, क्या होता है भाई बोलो, एरिया क्या होता है इसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कुछ बोला है नहीं बोला है, जब तक ना बोला जाए पाई की वैल्यू तब तक आपकी क्या रहेगी 22/7। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालो, इजी है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या को 2 बार लिखना है, बस काटा पेटी करो, कितना है 22 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब 150, 7 दूनी 14 का 4, हाँ से लिख 7 दूनी 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्वेश्चन आपका खतरनाक दिख रहा है। एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखते मैं अगर शंकु मिलता है मुझे तो, शंकु है ना भाई, शंकु तो इसमें दिख नहीं रहा है, छोड़ो हम लोग खुद बनाएंगे, हमारे पास ड्राइंग अच्छी है। देखो शंकु कुछ इस तरह का होता है, ये देखो ये होती है इसकी ऊंचाई h, ये होती है r त्रिज्या, और ये होती है हमारे पास त्रियक ऊंचाई l, ये होती है r। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में बनाता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो याद रखना ये 90 डिग्री का एंगल बनता है बीच में। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर एल। आर होती है त्रिज्या, एल होती है तिर्यक ऊंचाई। हमारे पास दो चीजें चाहिए होती है, एक तो त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, भाई आर दिया आपको, आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, एल एल नहीं दिया है। तो ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, समकोण त्रिभुज इस तरह से दिख रहा है, ये हमारे पास एच है, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास एल है। तो एच की वैल्यू हमारे पास दी है 4, त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है 3, तो एल आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर कितना होता है भाई 16 प्लस 9, इसका अंडर रूट कितना अंडर रूट 25, कितना आएगा 5। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, अगर इनमें से 2 वैल्यू दी हो तो तीसरी वैल्यू एडजस्ट कर लेना। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है देखो, अब यहाँ पे इन्होंने बोला 3.14 ले, पाई की वैल्यू 22/7 मत लेना, पाई की वैल्यू इन्होंने दी है 3.14 ले लेंगे 3.14, आर कितना है 3, एल कितना है 5, तो कितना है भाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 दिए 15, बस 15 को गुणा करना है, 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21 का 1 हासिल कितना 2, 15 थी 45 और 2 47। अब यहाँ पे 1 2 2 पॉइंट के लिए, तो पॉइंट के बाद जब 0 आए तो नेग्लेक्ट कर लो, तो आंसर कितना 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा था क्वेश्चन भाई, एक बार देख लेना, सॉल्व करना खुद अपने हाथों से, तब आगे लगेगा पता कि हाँ क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। 10th लेवल का ये ज़्यादा नहीं है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। कहाँ भरेगी भाई, 12 घंटे लगते हैं भरने में, जबकि दूसरा 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों, ये तो क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है, चलो देखते हैं। ये भरेगा ही नहीं सबसे पहले तो, हाँ ऑप्शन दिया कभी नहीं भर पाएगा, क्यों 8 घंटे में खाली करता है 12 घंटे में भरता है, तो ये नहीं भरेगा भाई, कभी भी नहीं, माइनस में आएगी एफिशिएंसी। ठीक है, जब भी याद रखना, जब भी आपको भरने वाले से खाली करने वाला टाइम कम लगेगा तो ये कभी नहीं भर पाएगा। ठीक है, बस ये आंसर है। चलो ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर 11, क्यों यहाँ पे देखो ए 12, बी कितना 8, माइनस एफिशिएंसी नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब उसमें पानी टिकेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लो 12 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो 24 होता है, इसको 2
ये 2 लीटर अगर पानी डालती है तो ये 8 थी 24, 3 लीटर बाहर निकाल देती है। आया समझ? तो जितना डाल रही उतना सब बाहर निकाल रही, कभी नहीं भरेगा, बल्कि 1 लीटर एक्स्ट्रा निकाल सकती है, इसकी एफिशिएंसी है। अब देखो ये +2 डाल रहा है तो +2, निकाल रहा है तो -3 एफिशिएंसी। अगर ये टैंकी है, यहाँ पे नलका लगा हुआ है, ठीक है, ये 3 लीटर बाहर फेंकती है, ये 2 लीटर अंदर डालती है, तो ये जितना डालेगा वो सब बाहर निकलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं टैंकी में। जब बचेगा ही नहीं तो कभी नहीं भरेगी। बस आंसर ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, ठीक है, यदि उसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए तो नया शेषफल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो जरा, कभी भी संख्या में कितना बचता है? शेषफल 5 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 5। अब इसी शेषफल में ये 20 जोड़ दो और उसको 13 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 20 और 5 25। तो इसको देखो भाग दे दो, 25 को किससे भाग दे दो? 13 से। 13 एकम 13, कितना बचेगा? 25 में से 13 गया 12, तो शेषफल कितना बचा? 12। ऑप्शन नंबर कितना? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? हमारे पास ए और बी मिलकर किसी काम को खत्म करते हैं 15 दिन में, ठीक है भाई। बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? इसके लिए आपने बी अकेला कौन? ए अकेला। तो ए अकेला जब भी ये पूछे ए अकेला, तो एक तो फॉर्मूला होता है क्या? 15 गुणा 20 माइनस बटे इन दोनों का डिफरेंस, 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 5। मतलब इनको घटा देना है, बड़े में से छोटा, तो 5 दिए 15, तो 20 दिए 60 दिन। एक तो हो गया शॉर्टकट, जब इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर इसमें बोल रहा है ए बी सी इतने दिन में करते हैं, बी सी इतना, सी इतना, तो ट्रेडिशनल मेथड से चल जाना। इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? देखो, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम निकाल दो सबसे पहले। तो 15 और 20 का एलसीएम कहाँ होता है? 60 पे कटते हैं, ये तीन दोनों कटे, एलसीएम कितना है? 60। तो 15 चौके 60 और बी ये 60। यदि दोनों ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करें तो 4 ईंटें बना देते हैं, लेकिन अगर बी अकेला काम करता है तो 3 ही ईंटें बना पाता है एक दिन में, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर 4 ईंटें बनाते हैं, बी अकेला 3 ईंटें बनाता है। अगर ये 3 ईंटें बनाता है बी, तो ए कितनी बनाता होगा? सिर्फ 1। समझ आया? टोटल वर्क कितनी है इन्होंने बनानी? कितनी है? 60 ईंटें। 60 ईंट बनाने के लिए ए को कितना टाइम लगता है? ए एक दिन में 1 ईंट बनाता है, तो 60 ईंटें कितने दिन में बनेगी? 60 दिन में। ये आपका ट्रेडिशनल है, ठीक है। इस तरह से भी जा सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 12। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किससे दिया है? फ्रैक्शन से दिया है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इस क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन सीख लेना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे बड़ी। अगर पूछ रहा है सबसे बड़ी तो छोटे वाली इग्नोर करनी है। जैसे मैं 2 ऑप्शन बोल रहा हूँ इसमें से, 7/11 और 5/8। कैसे कंपेयर करोगे? इनको गुणा करना है, 7 8 56 है ना भाई, 11 पंजे 55। तो जोन से छोटी देगा, जिसके ऊपर छोटा आएगा ऐसे को ऊपर की ओर जाना, ऐसे ऊपर की ओर। 7 8 56, तो ये बड़ी है 7/11, क्योंकि आपको बड़ी चाहिए तो छोटे वाली हटा दो। 5/8 हटा दो। अब इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, 7/11 और 6/10 में कौन बड़ी? 70 और 11 छिके 66, तो ये भी छोटी रहेगी, ठीक है। आपकी 7/11 ही जीत रही है अभी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, 7/11 और 4/7, 7 7 49 और 11 चौके 44, तो ये फिर से हार गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ए, 7/11। समझ आया? 7/11, मतलब जो छोटी आएगी ना उसको इग्नोर करना है। अब देखो अगर पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो बड़े वाली इग्नोर करते रहना,
किसको इग्नोर करोगे? बड़े वाली को। अब मैं सबसे छोटी वाली देख लेता हूँ। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? कुछ नहीं, 7/11 और 5/8 ऐसे लिख लोगे। 8 सत्ते 56, ऊपर की ओर हमेशा। 11 पंजे 55। आपको क्या चाहिए? छोटी, तो बड़े वाली हटाओ। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सी छोटी है? किसको? 5/8 को और 6/10 को। तो 10 पंजे 50, 8 छिके 48। तो देखो बड़े वाली इग्नोर करो, क्या आएगी? 6/10। ये भी बड़ी होगी, ऑप्शन हटाओ। अब 6/10 और 4/7 में देखो, 6/10 और 4/7, 7 छिके 42, 10 चौके 40। तो ये बड़ी आ गई, इसको हटाओ 6/10 को। तो सबसे छोटी कौन सी है? 4/7। सबसे बड़ी पूछेगा तो 7/11, सबसे छोटी पूछेगा तो 4/7। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, बस इस तरह से कंपेयर करने, आप कभी गलत नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखो मैंने बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया अभी, जिसको लग रहा होगा टफ है, नहीं है टफ, ये ऐसा ही आएगा पेपर में, ये रियलिटी है एग्जामिनर की। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो जब दशमलव में होगे, दशमलव के बाद देखना सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे दशमलव के बाद 7 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 7। यहाँ देखो दशमलव के बाद 6, दशमलव के बाद 6। तो ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो क्या कर दो, दशमलव को भूल जाओ और सबको, जैसे यहाँ पे 3 अंक है, सबके पास 3 अंक दे दो। 670, 700, पॉइंट के बाद कितना? 603 और 698। क्या अभी पता कर सकते हो कौन सी बड़ी है? 698 बड़ी, 603, 670, तो 700, तो 7। समझ आया? दशमलव के बाद जितना बड़ा अंक उतनी बड़ी संख्या। आया समझ? अगर मैं बोलूँ 0.006 और 0.06 कौन बड़ी है? देखो दशमलव के बाद अंक किस में सबसे जल्दी आ रहे हैं? यहाँ पे 2 जीरो आ रही है, यहाँ पे 1 ही जीरो, तो ये बड़ी है, ये छोटी। समझ गए? तो ये डेसिमल का खेल इस तरह से चलता है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से 0.7 यानी 0.77 का परिमेय रूप क्या होगा? देखो ये लिखने की कोशिश कर रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.777, जो इसको बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0.7 का बार। परिमेय रूप में क्या होगा? इसको मतलब फ्रैक्शन में लिखना है आपने, परिमेय रूप में लिखना है। तो याद रखना, जब भी फ्रैक्शन होता है ना, जब भी किसी संख्या के ऊपर बार होता है, तो इसको बार को हटाते कैसे? देखो 0.7 बार को इस तरह लिखते हैं, 7 जिसके ऊपर बार है उसको लिखो, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, 7/9। अगर ये लिखा होता 0.7979 बार, ऐसे रिपीट होता। ठीक है, कैसे रिपीट होता है? इस तरह 0.797979। तो इसको ये अप्रोक्सीमेशन कैसे देते हैं एग्जामिनर कि 0.79 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आपने कुछ नहीं करना था, 79 कितनों के ऊपर बार है? 2 के बार, उतने 99, उतने 9 लिखने, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो इसका आंसर तो कितना आएगा भाई? 7/9। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको समझा रहा था। कभी अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ और उसने बता दिया, बोलो भाई x की वैल्यू आपकी 0.795 है, इसको फ्रैक्शन में बदलो। किस में बदलो? परिमेय संख्या में बदलो, क्या होगा? कुछ नहीं करना, आपने पूरा लिखना। पहले 795 लिखा, उसमें से घटा देना जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 7 के ऊपर, बटे जितनों के ऊपर बार है, कितनों के ऊपर है? 2, उतने 9, और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। बस ये आंसर है। तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8। यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे कितना? 7/990, ये आंसर है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी मैंने बताई हुई है। अगर आप सारे क्वेश्चन, सारे मॉक टेस्ट लगा देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर कहीं से कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। मैंने सारे करवाए हुए। ठीक है, हर टाइप को मैंने कवर किया लगभग। ये 7वां मॉक टेस्ट चल रहा है। अगला देखो जरा 16। एक समकोण त्रिभुज में दोनों छोटे कोणों का अनुपात 1:2 है, बड़े कोण की माप क्या है? देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज भाई इस तरह का होता है, इसमें एक 90 डिग्री का होता है और 2 ये छोटे छोटे होते हैं, तो सबसे बड़ा कोण यही होता है। तो मेरे को बताओ जरा, अगर ये 90 डिग्री है तो तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई? 180। तो 90 तो इसका कोण है ही है, तो इन दोनों का भी कितना होता है? 90, जो कि रेशो कितना दिया? 1:2। इसको मान के चलो 1x और 2x, ये तो 90 है ही। तो बड़े कोण की माप क्या होगा? तो बड़े माप की होगी, इसकी जरूरत नहीं है। ये बोला बड़े कोण का माप क्या है? तो समकोण में सबसे बड़ा
कोण क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है, तो बड़े कोण का माप कितना होता है, 90। अगर ये पूछ लेता कि भाई ये बताओ, अच्छा छोटे कोणों का माप है तो बड़े कोण का माप कितना, बड़े कोण का माप तो 90 डिग्री है। अगर ऐसे पूछ लेता कि भाई इन दोनों कोणों के माप बताओ, तो क्या कर देते हम, 1x और 2x इनको जोड़ देते, x प्लस 2x की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये तो 90 डिग्री अकेला होता तो ये 90 बचता, तो कितना बचता, 3x बराबर है 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 30 डिग्री। तो ये छोटे वाला कोण कितना आ जाता, 30 डिग्री, और बड़े वाला कोण कितना आ जाता, बोलो भाई, 2x यानी 2 गुणा 30 कितना भाई, 60 डिग्री। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि दो कोण, एक समकोण त्रिभुज में दोनों छोटे कोणों का योग 1:2 है, बड़े कोण की माप क्या है, तो बड़े कोण की माप कितनी है, 90। अगर ये पूछ रहा है इन दोनों बड़े कोण का माप कितना, तो कितना आएगा, 60। ऐसे ही पूछ रहा है बड़े कोण का माप कितना है, तो बड़े कोण का माप हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्लाइड है और ये लास्ट स्लाइड है भाई। देखो किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, अंतिम कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जब भी याद रखना, जब भी सेम चीज बढ़ाई जाती है, सेम चीज घटाई जाती है, तो हमेशा याद रखना इसमें हमेशा या तो हानि होती है या फिर ये घटता है, बढ़ता कभी नहीं है। और घटता बढ़ता कितना है, कितना घटता है, ये हमेशा याद रखना। अगर x% बढ़ाई जाए कोई चीज़ और x% घटाई जाए, तो हमेशा ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल हमेशा नेगेटिव जाता है, जो कि कितना होता है, -x²/100। तो घटेगा, माइनस क्या शो कर रहा है, घटेगा, तो कितना आएगा अभी बोलो, 20 का स्क्वायर बटे 100 कितना आएगा, 400/100। तो 0 से 0 तो कितना, 4 घटता है, 4% घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4% घटा। इसको हम लोग एक और तरीके से भी देख सकते हैं। देखो 20% का मतलब क्या होता है, इनिशियल फाइनल से देख लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5। पहले क्या करना, 20% बढ़ाया जाता तो पहले कितना था, 5 से कितना हुआ, 6। सॉरी, अब 20% क्या करना है हमने, घटाना है। तो घटाने क्या होता है, पहले 5 था, अब कितना, 4। अब देखो जरा, 5 पंजे पहले 25 था, अब कितना बचा, 6 चौके 24। तो कितना घटा, 1 घटा कितने पे, 25 पे, गुणा कितना, 100, 25 चौके 100, 4%। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं यार, x²/100। जब सेम बढ़ता घटता हो तब के लिए फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तो ऐसा है कि तुम कुछ भी घटाओ बढ़ाओ सब के लिए काम आएगा, ठीक है। 20%, 10%, 33.33%, तुम्हारा जो मन हो वो घटा सकते हो, सबके लिए एलिजिबल है। 18 क्वेश्चन देखो, 5x - 7 बराबर है 3x + 9। एक रैखिक समीकरण है भाई, एक चर वाली। क्या लिखा है, लिखा क्या है देखो, 5x - 7 बराबर कितना, 3x + 9। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 7th क्लास में पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, x वाले एक साइड, बिना x वाले अलग साइड, मतलब जिनको x मतलब धोखा मिल चुका है उनको एक साइड, जिनको धोखा मिलने वाला उनको एक साइड, कहने का मतलब ये। तो ये देखो जिसके पास x है, देखो बराबर से इस साइड को और इस साइड को आते तो साइन चेंज होता है। यहाँ पे देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, तो ये जब इस साइड को आएगा तो माइनस का आएगा, बराबर है। अपना घर में अपने घर में ही रहेगा ये, ठीक है, इसको पीछे भेजेगा ये। तो देखो माइनस का 7 है, पर ले जाके प्लस का 7। 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x। 9 और 7 कितना, 16। तो x की वैल्यू कितनी, 8 दूनी 16। आई होप ये सबको आता होगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, रेशो का क्वेश्चन दिया है भाई। ये बोल रहा है कि A/B हमारे पास कितना दिया है, 2:3, और B/C कितना दिया हमारे पास, 4:5। तो क्या निकालना, A/C। जब ये लास्ट वाला निकाले ना, पहले वाला और लास्ट वाला रेशो, तो कुछ नहीं करना, ऐसे गुणा करना है इसको, 4 दूनी 8, 5 दिए 15, आंसर 8/15, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि भाई तीनों निकाल दो, A/B/C, तो भी कुछ नहीं है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ये आ गया आंसर, ठीक है। अगर तुमने एक और मेथड देखना है, सुपोजेड बहुत सारा वैल्यूज हो, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है,
A/B/C, C/D, है ना। A/B/C/D निकालो तो कैसे निकालोगे, आप इस तरह से भी कर सकते हो, A/B/C। ए के नीचे क्या लिख दो 2, बी के नीचे क्या लिख दो 3, और बी के नीचे ऑलरेडी 3 है तो बी के नीचे 4 लिखना, तो इसको अगली लाइन में लिखो, सी के नीचे 5। अब खाली खाली दिख रहा ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रिपीट कर दो 4 को, यहाँ पे खाली दिख रहा है जो इसके बगल में उसको रिपीट कर देना। अब इसको गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 5 दिए 15। लेकिन अभी सिर्फ ए और सी पूछा है, तो ए और सी का रेशो कितना है, ए कितना है 8 और सी कितना है 15, तो ये रेशो A/C। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिर ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 7 भी फिनिश हो जाएगा। जिसने ये मॉक टेस्ट लगा डाले, ठीक है, तो उसका झिंगा लाला हो जाएगा भाई, मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। झिंगा लाला क्या है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, उस पर 20% की छूट दी जाती है, यदि दुकानदार को उस पर 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया आपको, कुछ नहीं है, 1200 की क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। देखो याद रखना 3 चीजें होती है हमारे पास, MRP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। MRP पे अगर छूट दी जाती है तो SP पे पहुंचता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है या हानि होता है तो भी SP पे पहुंचता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो मैं सीधा बोल देता हूँ 1200 पहले 20% निकाल देता हूँ, वो SP पहुंच जाएगा। 1200 का 20% की छूट दी जाती है, तो छूट दे दी जाए, कितने में बेचते हैं भाई, 80/100 में। यदि दुकानदार को उस पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य चाहिए, लाभ होता तो क्रय मूल्य चाहिए, तो 125/100 उल्टा करते क्योंकि हमारे को क्रय मूल्य चाहिए, तो 100 से 100। ठीक है, अब देखो 25 से काटना, 25 चौके 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, तो कितना आएगा 12 गुणा 4 गुणा 16। समझ आया, ठीक है। इतना खतरनाक कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ में करवा देता हूँ कि आपने क्या किया। कुछ नहीं किया मैंने, सीधा देख लो। इनिशियली क्या किया मैंने, 1200 है, MP कितना 1200, इसमें 20% की छूट दे दो 20% का छूट कितना आएगा, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये की छूट बनेगी। तो SP कितने में बेचना चाह रहा था ये, 12 और 12 दूनी 24, 240, 1200 में से 240 घटा दो तो कितना 960 रुपये में। ठीक है, 960 रुपये में बेचने पर भी दुकानदार को क्या होता है 25% का लाभ, तो 125 की वैल्यू, 125% की वैल्यू कितनी है 960, तो 1% की वैल्यू निकालते कितनी 960/125। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए CP क्या होता है हमेशा 100%, उसको 100 से गुणा कर दो, यही जो मैं पहले कर रहा था वही आ गया वैल्यू। ठीक है, तो देखो 100 से 4 बचे 5, ठीक है, अब इसको गुणा करना पड़ेगा, 960 गुणा 4/5, पहले 5 से काट देता हूँ मैं, 5 एकम 5 कितना बचा 4, 5 9 45, 192 गुणा 4। ठीक है भाई, तो 4 दूनी 8, इसके आंसर नहीं मिल रहे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ। 4 9 36 की 6, 4 दूनी 8, 4 9 36 का 6, 4 एकम 4 और 3 768 रुपये होना चाहिए, तो इसका CP होना चाहिए ना भाई 768 रुपये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो 768 लिख लो इसका। ठीक है, कभी AI धोखा खा जाता है, बस आपका प्रोसेस समझ आया। देखो MRP देखो 1200 है ना, 1200 का 20% निकालो क्योंकि 20% की छूट दी थी, 240, 12 दूनी 24, 240। अब देखो 1200 में से मैंने जब 240 घटाया ना कितना बचा 0, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना बचा था ये 1 ना, 11 में से तो हो गया 960। 960 पर बेचने पर उसको कितना परसेंट का लाभ होता है 25%। CP हमेशा 100% होता है, तो 100 में 25 जोड़ दो, 125% की वैल्यू थी 960। आपको निकालने की इसकी वैल्यू थी 100% की, बस तो इसको सॉल्व करना था और आंसर आना था आपका। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। CP 960, SP आ गया आपका, SP कितना आ गया आपका 960 जब आपने छूट दी थी। अब इसमें उसको इतने में बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ का मतलब होता है 1/4, यानी
4 आपका CP है और SP कितना है 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी थी 960, 1 की वैल्यू कितनी, ठीक है आपको निकालनी थी 4 की वैल्यू, वही वैल्यू आएगी कितनी 768 रुपीज़। मैंने लिखा था 768 पर पता नहीं कैसे बाई मिस्टेक ये 750 720 हो गया, लेकिन आपने ये ऑप्शन जोड़ देना है 768 रुपीज़, है ना। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग में इतना सारा चीज़ चल रहा होता है तो आप मेन ऑप्शन लिखना ही भूल जाते हो, ठीक है, इधर इधर का ऑप्शन लिख लेते हैं। चलो ठीक है, इसका आंसर कितना था 768, आपने एक बार ट्राई करना है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 20। आई होप आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इसमें भाई। मॉक टेस्ट नंबर 20 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। मॉक टेस्ट नंबर तो कितना था भाई 7, मॉक टेस्ट नंबर कितना था ये 7। चलो पढ़ते रहो, हंसते रहो और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से बूस्टअप करते रहो। थैंक यू, मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 में भाई, है ना। बाकी पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस